हेलो स्टूडेंट। तो आज का टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। जैसे आपको पहले बताया, स्टीरियो आइसोमर्स को मैं डिवाइड किया कन्फिगरेशनल एंड कन्फॉर्मेशन। तो कन्फॉर्मेशन एक आइसोमर की कैटेगरी नहीं थी, वापस चला गया, उसको हम छोड़ दिए वहां। अब बात आया ज्योमेट्रिकल, स्टीरियो में दो भागों में डिवाइड किया, यानी कन्फिगरेशनल को दो भागों में डिवाइड किया, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। आज मैं ज्योमेट्रिकल की चर्चा करता हूं, उसके बाद भी ऑप्टिकल बताऊंगा। तो देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर में सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा, यानी आइसोमर में आपसे पूछा जाएगा ओरिजिन। देखा, ओरिजिन इंपॉर्टेंट है। स्टेप बाय स्टेप आप बात समझने की कोशिश करो, ये आया कहां से और क्यों किसी स्पीशीज में डेवलप होता है ज्योमेट्रिकल। तो ओरिजिन इसका है, क्या है? ओरिजिन है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, है ना। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब यहां क्या हो गया कि रोटेशन में रुकावट है। ठीक, रिस्ट्रिक्शन है रोटेशन में। अब आपसे पूछा जाएगा रोटेशन में रिस्ट्रिक्शन कहां कहां पाया जाता है, तो आप बहुत आसानी से आप कह सकते हो रिस्ट्रिक्शन रोटेशन में दो रीजन से हो सकता है। एक होता है ड्यू टू पाई बॉन्ड, एक तो पाई बॉन्ड की वजह से रिस्ट्रिक्शन होता है, और एक होता है किसकी वजह से? ड्यू टू रिंग, एक रिंग की वजह से होता है। यानी अगर किसी स्पीशीज में पाई बॉन्ड है तब वहां ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है, और अगर किसी स्पीशीज में रिंग है तो वहां ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है। यार मे और मे नॉट भी, ध्यान रखना, अभी इनकी कंडीशंस होती है। एक सिंपल सा तरीका है, और मैं ये आपको ये बता देना चाहता हूं, बहुत आसानी से आप इसे समझने की कोशिश करिए। फॉर ओपन चेन, ओपन चेन, ये ओपन चेन के लिए है, ध्यान रखें। जैसे वहां तो लिखा हुआ है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ड्यू टू रिंग है, यहां ओपन चेन है। तो एक मोटी बात पे जाने की कोशिश करिए कि विदाउट पाई बॉन्ड कोई भी ओपन चेन स्पीशीज कभी भी ज्योमेट्रिकल नहीं शो करेगा। पाई बॉन्ड है, मे और मे नॉट बी, तब पॉसिबिलिटी देखेंगे, व्हाट द स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट फॉर शोइंग द ज्योमेट्रिकल, तब तो वहां कंडीशन जाएगी। तो एक सिंपल से बात हम आपको यहां बताने जाएंगे, यानी स्पीशीज के अंदर अगर पाई बॉन्ड रहेगा तो पाई बॉन्ड रहेगा तो यहां ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है, या स्पीशीज क्या है? साइक्लिक है, तो यहां ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है। साइकिल की चाहे 3 मेंबर हो, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, रिंग का कोई मतलब नहीं। अब यहां ऐसा क्यों है? एक सिंपल सा आप बात देखिए कि पाई बॉन्ड देखिए, ये जैसे पाई बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये पाई बॉन्ड कैसे होता है? देखो, मान लीजिए हमने एक ऑर्बिटल इस कार्बन का बनाया, एक ऑर्बिटल इस कार्बन का बनाया, ठीक, और सपोज ये कार्बन ही है, ये कार्बन है, तो उसमें क्या होता है कि एक पहला एक सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन कार्बन के बीच में बन जाता है। देखा आपने, ये कार्बन कार्बन के बीच में ये सिग्मा बॉन्ड बना हुआ, ठीक। और पाई बॉन्ड कैसा होता है डियर? पाई बॉन्ड ये होता है हाफ पाई बॉन्ड, आपने देखा हाफ पाई बॉन्ड ऊपर होता है, और हाफ पाई बॉन्ड क्या होता है? नीचे होता है, अबव द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तब जाकर के एक पाई बॉन्ड बनता है। ध्यान रखिए, पाई बॉन्ड की अगर हम कटिंग करके सेक्शन काट करके देखेंगे तो पाई बॉन्ड आपको ऐसे दिखाई देगा, बीच में सिग्मा बॉन्ड है। अब सोचो कि क्या एक ऑर्बिटल के अराउंड दूसरे ऑर्बिटल रोटेट कर सकता है फ्रीली? नहीं रोटेट कर सकता। इसको रोटेट कराने के लिए आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि इसका पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाए, और ब्रेक हो जाने के बाद तो उसके बाद अकेला बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड, तभी रोटेट हो सकता है। क्योंकि यू नो वेरी वेल, जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड की खास बात आप देखिए, अगर हम सिग्मा बॉन्ड कोई बना दे, और आप देखिए सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? ट्यूब विद इन ट्यूब की कंडीशन है। ये सिग्मा बॉन्ड है, अगर हम एक बॉन्ड को दूसरे बॉन्ड के अराउंड रोटेट कराएंगे तो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। रोटेट कराएंगे नहीं, ये रोटेट करता रहता है। सिग्मा बॉन्ड की सबसे स्पेशल प्रॉपर्टी है फ्री रोटेशन के नाम से बोलते हैं। एक ऑर्बिटल के अराउंड दूसरा ऑर्बिटल फ्रीली रोटेट करता रहता है, क्योंकि इसको रोटेट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उससे कहीं 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 ज्यादा एनर्जी मॉलिक्यूल के पास ऑलरेडी पहले से होती है रूम टेम्परेचर पर, और रोटेट करता रहता है। यहां क्या है? पाई बॉन्ड है, तो अपने से रोटेट नहीं कर सकता, इसी को बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रोटेशन में क्या है? रुकावट है, और ये इतना रुकावट है, कम से कम 270 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम इसको गर्म करेंगे तब जाकर के इसका पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। और नॉर्मली आप देखो 270 टेम्परेचर बहुत हाई टेम्परेचर होता है, क्या आप डेवलप कर पाओगे क्या किसी लेबोरेटरी में खुद? तो आपने देखा है कि नॉर्मली जो नेचर में पाया जाने वाला स्पीसीज ये फिक्स रहता है, जैसा इसका ओरिएंटेशन मिलेगा वैसे ही फिक्स रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। तो एक सिंपल सा आपने देखा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसकी वजह से होता है?
रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से होता है। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन किसकी वजह से होगा, या पाई बांड या रिंग के कारण। तो रिंग क्या है, रिंग भी तो क्या करेगा, ऐसा थोड़ी कि रिंग घूम जाएगी अपने आप, रिंग है इसलिए इसी में रिस्ट्रिक्शन है। तो आपने देखा दो तरह की पॉसिबिलिटीज है, रिंग में भी और ओपन चेन में। ओके, तो हम पहले चर्चा करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बांड। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसानी से। ड्यू टू पाई बांड, पाई बांड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहां कहां पाया जाता है। ओके, इट इज क्लियर। तो यहां ध्यान रखना, ओरिजिन इनका क्या है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और इसीलिए कभी कभी आपसे बोला जाता है यार पाई बांड की सबसे स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, तो बोलते हैं कि दे प्रोड्यूस द वेरी स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज ध्यान रखना, इसकी वजह से हम पाई बांड की प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्योंकि उसमें रिस्ट्रिक्शन होता है। अब बात आता है ज्योमेट्रिकल, क्या बात कर रहे हैं, ड्यू टू पाई बांड। अब पाई बांड के बारे में अगर हम ज्योमेट्रिकल के बारे में बात करें तो डियर पाई बांड तो बहुत जगह मिल जाएगा, जैसे कार्बन डबल बांड कार्बन में मिल जाएगा पाई बांड, और कार्बन डबल बांड नाइट्रोजन भी मिल जाएगा आपको, या आपको नाइट्रोजन डबल बांड नाइट्रोजन मिल जाएगा। आप देखिए, अब कार्बन कितने बांड बनाता है, 4 बांड बनाता है। कितनी बैलेंसी खाली है, 2 इधर खाली है, 2 इधर खाली है। कार्बन 4 बांड बनाता है, और नाइट्रोजन कितना, 1 लोन पेयर के साथ 1 बांड बनाता है। आप देखा नाइट्रोजन कितना बनाता है, 3 बांड के साथ 1 लोन पेयर, देखा 2 बांड पहले से है, एक 3 बांड लोन पेयर, और ये क्या है 2 बांड, आपने देखा 1 2 3 बांड और 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से देयर आर 3 क्लास ऑफ द कंपाउंड जहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। और मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो आपके सिलेबस के बारे में बात है, आपको ज्यादा दिमाग जो लगाना है वो किधर लगाना है, ज्योमेट्रिकल ऑन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। बहुत फैमिलियर है, बहुत इजी भी है, बहुत आसानी से आप कर भी सकते हो, ऐसा नहीं बहुत बड़ी बात है। तो हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर ड्यू टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। बहुत आसानी से आप इस बात को समझने की कोशिश करिए, बहुत इजी है, समझ भी सकते हो। सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन इसमें बनता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इसकी स्टडी करो तो ज्यादा बेटर होगा। पहला क्वेश्चन क्या बनता है, 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यानी फर्स्ट कंडीशन आपको दिया जाएगा, इसमें से कौन ज्योमेट्रिकल शो करेगा। हम पहले उसकी बात करते हैं, और बात क्या करते हैं, बात करते हैं स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट, है ना, रिक्वायरमेंट किसके लिए, फॉर द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट में आप देखो, हमने ये कार्बन दे दिया और ये कार्बन दे दिया। आप सोचो कि अगर किसी के अंदर पाई बांड है तो मिनिमम कितने कार्बन का स्पीसीज होगा, 2 का तो होगा भाई। पाई बांड एक दूसरे के बीच में होगा, कम से कम 2 कार्बन का होगा। इसमें आपको देखना है, क्या देखना है कि ईच, बड़े ध्यान से देखिए, ईच डबल बॉन्डेड कार्बन, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, कार्बन शुड हैव, ऐसे भी लिख सकते हो, should have 2 different groups, 2 different atoms लगे हों या ग्रुप्स लगे हों, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सोचो, अगर मान लीजिए हमने ये ऐसे बनाया, सपोज इसमें हम ए लगा दिया, बी लगा दिया, और ए और बी लगा दिया, आपसे पूछा जाएगा ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा कि नहीं करेगा। तो एक बात आप समझते हैं कि कोशिश करिए कि जब हम इसको कंसीडर करेंगे तो इसको नहीं सोचेंगे, बात समझिए नहीं, और जब इसको कंसीडर करेंगे इसको नहीं सोचेंगे। है क्या, ईच डबल बॉन्डेड कार्बन, यानी जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो इसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं, सेपरेट मैटर है। ईच डबल बॉन्ड कार्बन शुड हैव 2 डिफरेंट ग्रुप। तो अब देखो, इसके पास गए, इसके पास ए लगा है, इसके पास बी लगा है, वर्क इज ओवर, यानी ये अपना काम कर रहा है। अब इसको छोड़ो, इधर आते हैं, इधर ए लगा है, इधर बी लगा है, दोनों डिफरेंट है, इट्स ओवर। इट मींस ये 2 कार्बन जगह थी, दोनों डिफरेंट है, इसमें दोनों डिफरेंट है, दैट्स व्हाई दिस कैन शो द ज्योमेट्रिकल। हमको ये नहीं देखना है कि ये दोनों जैसा ये वैसा ये लगा है अच्छी बात, नहीं लगा तो अच्छी बात। हमको सिर्फ इतनी बात देना है कि ये जो कार्बन है इसमें दोनों ग्रुप अलग होने चाहिए, ये कार्बन है दोनों ग्रुप अलग होने चाहिए। अब इनसे सिमिलर है तो अच्छी बात, नहीं सिमिलर है तो भी कोई गड़बड़ नहीं है, तब भी कोई खराब बात नहीं है, तब भी अच्छी बात है। जैसे एग्जांपल और एक ले लीजिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मैंने आपसे कहा यहां ए लगा, यहां बी लगा, जैसे उसमें बताया, और यहां हमने लगा दिया ये एक्स लगा, ये वाई लगा। अब देखो, बोथ आर डिफरेंट, गुड,
अभी आप उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, ये दोनों अलग हैं, इट्स ओके, और ये दोनों अलग हैं, इट्स ओके। यानी ईच डबल बॉन्ड कार्बन टू डिफरेंट ग्रुप, ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है, दैट्स व्हाई दिस कैन शो द सिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यू हैव द लॉट ऑफ एग्जांपल, बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप किसी भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, बहुत आसानी से लिख करके बता सकते हो। तो यहां एक बात आप समझने की कोशिश करो, यानी आइसोमर हम ऐसे पहचानेंगे, ये है स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट, समझा क्या? और हम कैसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कर दिया, हमने यहां क्या लिख दिया P, यहां लिख दिया Q, यहां लिख दिया R, यहां लिख दिया S। अब देखो ये दोनों डिफरेंट है, ओके, ये दोनों डिफरेंट है, इट्स ओके, स्पीशीज कंसर्न सिमेट्रिकल। यानी ये जो पहली कंडीशन आती है, वो पहली कंडीशन ये आती है, क्या ये स्पीशीज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, दिस इज फर्स्ट कंडीशन। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अभी कोई हमने नाम नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया कि दिस स्पीशीज आर एबल टू शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ओनली, नॉट अदर्स, और कोई भी चीज इसके बारे में चर्चा हम नहीं करते हैं। अगर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो उसका नाम लिखा जाएगा, कैसे नाम लिखा जाएगा हम उसके बारे में बताते हैं, ओके, इट इज क्लियर। अब देखिए, सपोज आपने ये दिया कि चलो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर दिया, ठीक, अब शो करने पर आपको इसका नाम बताना पड़ेगा, भाई उसका नाम क्या है? तो हम ये आपको बताएंगे, क्या इसमें कन्फिगरेशन, नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर और कन्फिगरेशन, ध्यान रखना कन्फिगरेशन ही है ये, और इसका नॉमेनक्लेचर हम क्यों बोलते हैं, एक ही चीज है, क्योंकि वो नॉमेनक्लेचर में इसका काम आएगा, बहुत काम आएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास है ब्यूटीन 2, ठीक, और ब्यूटीन 2 दो स्पीशीज में मिलता है, सिस और ट्रांस। और अगर हम ये कहें कि ब्यूटीन 2 इज 100% करेक्ट नेम, तो आप रॉन्ग बोलोगे। अगर मान लो सिस ब्यूटीन 2 है और आप लिखते हो सिस ब्यूटीन 2 इज 100% करेक्ट, आप पर्टिकुलर कंपाउंड वाली बात समझते हैं ना। तो इसलिए इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम नॉमेनक्लेचर करने जाते हैं या कन्फिगरेशन लिखने जाते हैं, तो दो तरह के कन्फिगरेशन आपको यहां बताया जाएगा। कैसा? एक होता है रिलेटिव कन्फिगरेशन, देखा, रिलेटिव कन्फिगरेशन, कन्फिगरेशन, और दूसरा होगा एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन, कन्फिगरेशन। आपने देखा। अब रिलेटिव कन्फिगरेशन का मतलब क्या है? कन्फिगरेशन को हमने नॉमेनक्लेचर भी बोल दिया। अगर हम किसी का नाम बताएं, अब आप समझने की कोशिश करो, यहां भी मिलेगा, आर्टिकल में भी मिलेगा। हम किसी का नाम बताएं और किसी से रिलेशन देकर के उसका नाम बताएं, मतलब ऐसे नाम नहीं बता सकते। कैसे? जैसे मान लीजिए कहें, ऐसे आप कह सकते हो कि जैसे मान लीजिए यार पर्टिकुलर आदमी का चेहरा चांद जैसा दिखता है, देखा आपने। अब हमने चांद से रिलेट करके उसका नाम रखा, तो आप उसकी खूबसूरती का आइडिया लगा चुके हो, है ना। पर्टिकुलर आदमी का नाम रखा गया कि उसका सूरज जैसा। आप देखो इंडिया में क्या है, इंडिया में सीधे नाम ही लिख देते हैं, चांद जैसा दिखता है तो बोल देंगे चांद मोहम्मद। हमारे यहाँ थोड़ा सा मतलब डायरेक्ट यूज कर देते हैं। विदेशों में क्या होगा, अगर कोई सोने जैसा दिखता है, चांदी जैसा दिखता है, तो गोल्डन वर्ड यूज करते हैं, यानी सोने जैसा। अब हमारे यहाँ डायरेक्ट सोना मोना रख देंगे ना। तो ये चीज आप ध्यान रखने की कोशिश करो। तो यहां मैं आपको बताऊं, रिलेटिव कन्फिगरेशन, किसी का नाम लिखने के लिए किसी से लिया जाए, यानी किसी का रिलेशन देख करके नाम रखा जाए, ठीक। हाँ, तो उस तरीके से हम उसका नॉमेनक्लेचर अगर करें तो, और एब्सोल्यूट, उसके जैसा कोई नहीं। ऐसा आप कहते हो ना, आपका फ्रेंड है, यानी बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड, उसके जैसा कोई है ही नहीं है। तो आप उसका एकदम स्पेशल नाम का कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, मतलब कोई रास्ता ही नहीं है, उसका अलग से ही अलग ही है। तो इस तरीके से उसका हम बोलेंगे एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन, ओके। तो यहां रिलेटिव कन्फिगरेशन में जो बातें आएगी मैं आपको बताऊं। एक बात आती है जिसका नाम है सिस और ट्रांस, है ना। सिस ट्रांस का नाम आता है, यहां बहुत ज्यादा नाम नहीं है, ध्यान रखना। सिस ट्रांस का नाम आता है, एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन में नाम आता है ई और जेड का, जो लैटिन वर्ड है ये, ई और जेड का, है ना, सिस और ट्रांस। और मैं आपको इसको क्या बताऊं, मतलब सबको मालूम है सिस है, ट्रांस क्या है। इसमें एक बात ये कहा गया कि अगर मान लीजिए कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, सपोज अगर स्पीशीज देखिए ए और बी हमने रखा, ए और बी रखा, सपोज हमने ये स्पीशीज को रखा और यहाँ CH3 रख दिया, सपोज यहाँ हमने हाइड्रोजन रख दिया, यहाँ हाइड्रोजन रख दिया, और यहाँ रख दिया हमने C2H5 रख दिया, और यहाँ भी हमने क्या कर दिया, C2H5 रख दिया। सपोज अपन को उससे मतलब नहीं है,
ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए, ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए, ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है। अब नई बात क्या आई, नई बात आई किसमें, एब्सोल्यूट में नहीं, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में, कि अगर आइडेंटिकल ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेम साइड, देखो ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है। अब देखो इसमें बी इधर भी है, बी इधर भी है, सेम ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेम साइड, तो हम इसका नाम रख देते हैं क्या, सिस। देखा आपने, इसको सिस रख देते हैं। आइडेंटिकल ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेम साइड, देखो यहां भी आइडेंटिकल थे, यहां भी आइडेंटिकल, और इसमें क्या है, इसमें इधर आइडेंटिकल नहीं है मगर इधर तो है, तो जो एक भी मिल जाएगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये स्पीसीज हमारा क्या हो गया, सिस हो गया। अब देखिए, तो पहले हम इसके बारे में ही बताते हैं, ये सिस हो गया। जैसे मान लीजिए हमने आपको दिया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक, और यहां हमने CH3 डाला, और यहां हमने CH3 डाला, यहां हमने H डाला, यहां H डाला, आपने देखा ना। अब ये दोनों डिफरेंट है, ज्योमेट्रिकल शो करेगा, दोनों डिफरेंट है, ज्योमेट्रिकल शो करेगा, मगर आइडेंटिकल ग्रुप कहां प्रेजेंट है, अपोजिट साइड। हमने इसका नाम क्या रखा, क्या रख दिया, ट्रांस रख दिया। देखा आपने, तो ऐसा अगर सिस ट्रांस हम यूज कर रहे हैं, बहुत सिंपल सा नाम है, सिस ट्रांस यूज करना बहुत आसान भी है, बहुत आसानी से आप सिस ट्रांस यहाँ यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सिस ट्रांस कोई बड़ी बात नहीं है ना, ओके, इट इज क्लियर। तो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में आसानी से आप सिस ट्रांस यूज करते हो। कब तक, कब तक आप सिस ट्रांस यूज करोगे, बोलो ना, कब तक यूज करोगे। अगर हमने आपसे कहा कि चलो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, हमने यहाँ मिथाइल ग्रुप लिख लिया, हाँ, और मान लो मिथाइल नहीं, हमने ऐसे कर दिया, मान लो हमने यहाँ Cl लिख दिया, यहाँ लिख दिया Br, और यहाँ I लिख दिया, और यहाँ लिख दिया F। अब बताओ, सिस है कि ट्रांस है, कैसे बताओगे, आइडेंटिकल ग्रुप कहाँ है, सारे मतलब ये दोनों डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट, दे कैन शो द ज्योमेट्रिकल, बट ऑल फोर आर डिफरेंट, आइडेंटिकल ग्रुप आए नहीं, तो इनके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और जैसे मैं आपको बताऊं, और ऐसा सिस ट्रांस आप कर लोगे, मगर इनका क्या करोगे, तो एक बात आप देखोगे कि इफ आउट ऑफ फोर ग्रुप्स आर एटम्स और टू आर डिफरेंट, अगर दो अलग अलग हैं डिफरेंट, और या 3 आर डिफरेंट, अगर 3 डिफरेंट हैं डिफरेंट, या ऑल 4 आर डिफरेंट, ये कंडीशन आई ना, ये कंडीशन आई तीनों। तो अगर ये आउट ऑफ 4 ग्रुप, ये जो 4 ग्रुप लगे हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अगर इसमें 2 ग्रुप डिफरेंट है, तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया A और B, और A और B, बताओ कितने ग्रुप लगे हैं, A एंड B 2 ही तो लगे हैं ना, A और B, भाई ये चारों में से A और B है, बस 2 ग्रुप डिफरेंट है। मान लीजिए हमने आपसे कहा चलो यहाँ CH3 लगा है, यहाँ C2H5 लगा हुआ है, और यहाँ H लगा है, और यहाँ भी क्या लग गया, C2H5, हाउ मेनी ग्रुप प्रेजेंट, CH3 C2H5 H, 3 ग्रुप लगे, 3 डिफरेंट ग्रुप लगे ना, 3 डिफरेंट, और यहाँ क्या है, ऑल 4 ग्रुप डिफरेंट। तो जब तक 2 डिफरेंट हो, 3 डिफरेंट हो, वहां हम क्या यूज करेंगे, सिस और ट्रांस यूज करेंगे। आपको रीजन बताया गया, आइडेंटिकल ग्रुप प्रेजेंट सेम साइड सिस हो गया, अपोजिट साइड में ट्रांस हो गया। लेकिन डियर जब 4 के चारों डिफरेंट हो जाएंगे, तब हम यहां यूज करेंगे रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, नहीं यूज कर पाएंगे, तब हम यूज करेंगे क्या, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन जिसका नाम क्या होगा, अभी हम आपको बताएंगे, इजेड आइसोमर, है ना। तो यहां हम इजेड आइसोमर के बारे में बात करते हैं। तो ये एक सिंपल सा तरीका देखिए, कहां सिस होगा, कहां ट्रांस होगा, ओके। तो बहुत आसानी से आप इस बात को समझ जाएंगे, यानी 4 के चारों डिफरेंट होंगे, तभी आपको इजेड का नाम। अच्छा, इजेड क्या है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन अगर हम यूज करते हैं, तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन किसी का भी लिख सकते हैं, लेकिन रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन हम किसी की पोजीशन देख करके, रिलेटिव पोजीशन देख के नाम लिख रहे हैं, और अगर आपको रिलेटिव पोजीशन ही नहीं मिला तो नाम नहीं लिख पाओगे आप। यानी कहने का मतलब कि जब हम सिस ट्रांस यूज कर सकते हैं, तो उसमें रिस्ट्रिक्शन है, कब तक सिस ट्रांस लिख पाओगे, और एक टाइम ऐसा आएगा आप सिस ट्रांस नहीं यूज कर पाओगे। लेकिन एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन किसी का भी लिखो, अगर वो रिक्वायरमेंट पूरा करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन किसी का भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके। और ऐसे में छोटी सी आपको सिस ट्रांस के बारे में एक बात और बताता हूं, उसके बाद आपको इजेड आइसोमर के बारे में बताऊंगा, ओके। देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं, अगर हम आपसे कहें कि चलो हमने ऐसे ऐसे लिख दिया, अब बताओ ये कौन सा इसमें आइसोमर है।
हमने क्या किया, डबल बॉन्ड यहाँ डाल दिया, डबल बॉन्ड यहाँ डाल दिया, डबल बॉन्ड यहाँ डाला, यहाँ डाला डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड डाला, ऐसे डबल बॉन्ड डाला और यहाँ डबल बॉन्ड डाला। अगर हम आपसे पूछे बताइए इसमें क्या सिस है कि ट्रांस है, तो आप बहुत आसानी से ये बता सकते हो यार। अब कैसे देखें, देखो ये मिथाइल ग्रुप यहाँ जा रहा है और ये मिथाइल ग्रुप यहाँ जा रहा है, आपको लग रहा है ना दोनों मिथाइल अपोजिट, इसका मतलब हाइड्रोजन इसका यहाँ होगा, हाइड्रोजन इसका यहाँ होगा, और आप देख रहे हैं ना अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, गो टू अपोजिट डायरेक्शन। तो क्या नाम लिखेंगे इसका, तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे, ट्रांस है ये, और आपके सामने दिखाई भी दे रहा है। आप देखो ये दोनों मिथाइल एक साइड में जा रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन कहाँ होगा, इसका यहाँ होगा। ये क्या हो गया बोलो, ये सिस हो गया। और इसको देखो फिर ये दोनों एल्काइल ग्रुप एक साइड में जा रहा है, दोनों एल्काइल ग्रुप एक साइड में जा रहा है, और ये हाइड्रोजन यहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ है, क्या हो गया, ये भी सिस हो गया। और देखो इसको देखेंगे तो ये भी सिस हो जाएगा, इसको देखें तो ये भी सिस हो जाएगा, मगर इसको अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना, ये भी सिस हो गया। अगर इनको देखा जाए तो डियर ये किनारे प्रेजेंट है, और आपको पता है कि टर्मिनल डबल बॉन्ड कैन नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमरी, रिक्वायरमेंट ही नहीं पूरा कर पा रहे हैं। दोनों ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, बट दोनों ग्रुप क्या है, आइडेंटिकल है। दैट्स व्हाई दे कांट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ शोइंग द ज्योमेट्रिकल आइसोमरी। तो बहुत आसानी से आप ये समझ सकते हैं। और एक बात और सोचो, अगर हम कोई साइकिल बना देते हैं, भाई मिनिमम रिंग कितनी होगी, 3 की, अब वो कितनी होगी, 4 की, और कितने की होगी, 5 की। अब देखिए 5 की और क्या होगी, 6 की, 7 की। आपके सिलेबस में जो पढ़ाया जाता है वो केमिस्ट्री उसकी 6 कार्बन की है, बस, इसके आगे की नहीं। और आप और 6 कार्बन तक में अगर कहीं भी आप पाई बॉन्ड लगा दो, आप सोचो एनीवेयर आप पाई बॉन्ड लगाओ, क्या बनेगा बोलो, सिस बनेगा। यहाँ कहीं पाई बॉन्ड लगा दो, क्या बनेगा, हमेशा सिस बनेगा। यहाँ पाई बॉन्ड कहीं लगा दो, आपकी मर्जी, आप यहाँ लगा दो, हमेशा सिस बनेगा। देख रहे हैं, यहाँ लगाओ सिस बनेगा, यहाँ लगाओ सिस, यानी सिस ही बनेगा। इसमें से कहीं भी पाई बॉन्ड आप लगा दो, ऑलवेज लीड टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, सिस ही बनेगा। यानी आपके सिलेबस में जो साइकिल की स्ट्रक्चर है, साइकिल की स्ट्रक्चर 3 मेंबर रिंग से शुरू होगा, 3 4 5 6 7 8 कार्बन, ऑल पाई बॉन्ड आर सिस। लेकिन अगर वो कार्बन की संख्या 15 16 20 25 30 मेंबर की रिंग हो जाए तो वहां सिस और ट्रांस दोनों पॉसिबल है। जैसे 8 मेंबर रिंग में ट्रांस माइक्रोसेकेंडिकली एग्जिस्ट करता है, मतलब एग्जिस्ट नहीं करता मगर देखा है साइंटिस्टों ने। तो ये बात आप समझने की कोशिश करिए कैसे सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। हम बाद में इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह बताएंगे, लेकिन यहाँ एक सिंपल सा मैंने आप क्लासिफिकेशन बताया क्या है सिस आइसोमर और क्या है ट्रांस आइसोमर। ओके, इट इज क्लियर। और आप ऐसा करो कि ये आगे के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आराम से और सारी चीजें छोटी छोटी चीजें आपको बताता हूं, जैसे बहुत ब्यूटीफुली आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आने लगी। ओके, थैंक यू।